जादुई सोने और चांदी के बाल। एक शहर में राहुल अपनी बेटी सुनीता के साथ रहता था। राहुल अपनी बेटी सुनीता को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि जब सुनीता का जन्म हुआ तो उसी वक्त उसकी माँ का देहांत हो गया, जिसका कारण राहुल सुनीता को मानता था। सुनीता दिखने में बिल्कुल भी सुंदर नहीं थी, वह काली थी और बदसूरत भी, जिसकी वजह से राहुल उसे देखना भी पसंद नहीं करता था। और राहुल ने अपनी बाकी जिंदगी बिताने के लिए सरिता नाम की औरत से अपनी शादी कर ली। सरिता की पहले से ही एक बेटी थी, जिसका नाम रूही था। रूही दिखने में बहुत सुंदर और उसके सुनहरे बाल भी थे, इसलिए उसकी कई लोग तारीफ किया करते थे। सरिता अपनी बेटी रूही से बहुत प्यार करती। रूही जो कुछ भी मांगती, सरिता उन सभी चीजों को लाकर देती, लेकिन सुनीता के साथ उसके विपरीत व्यवहार करती। वह सुनीता से बहुत नफरत करती और सुनीता से दिन रात काम करवाती रहती। वह सुनीता को स्कूल भेजना भी पसंद नहीं करती थी, लेकिन सुनीता को पढ़ना बहुत पसंद था, इसलिए वह जल्दी जल्दी घर का सारा काम कर लेती और वह स्कूल चली जाती। ऐसे ही एक दिन सुनीता और रूही स्कूल के लिए तैयार होकर स्कूल जाने लगी कि तभी सरिता कहती है, अरे सुनीता, तू कहाँ जा रही है? तूने घर का सारा काम कर लिया है क्या, जो तू पहले ही निकल रही है स्कूल जाने के लिए? हाँ माँ, मैंने घर का सारा काम कर लिया है, इसलिए मैं अब स्कूल जा रही हूँ। तभी रूही कहती है, अरे माँ, इस काली को मेरे साथ स्कूल क्यों भेज रही हो? जरा इसके बाल तो देखना, कितने उलझे और बेकार लग रहे हैं। इसको देखकर ऐसे लगता है कि इसने कभी भी बालों में कंघी ही नहीं की है, और ये मेरे साथ स्कूल जाकर मेरी बेइज्जती करवाती रहती है स्कूल में। मैं इसके साथ स्कूल नहीं जाऊंगी। अरे बेटी, ये है ही ऐसी, इसकी कितनी भी बेइज्जती कर लो, इसको बिल्कुल भी समझ नहीं आता है। ये करेगी तो सिर्फ अपनी वाली, तो इसे जाने दे। इसकी थोड़ी और बेइज्जती होगी तो खुद ही सुधर जाएगी। उसके बाद रूही और सुनीता स्कूल पहुंचती है। वह जैसे ही स्कूल पहुंचती है, तभी उनकी क्लास की कुछ लड़कियां उनके पास आती है और उनमें से एक लड़की कहती है, अरे तो फिर से स्कूल आ गई? क्या तुझे समझ नहीं आता है क्या कि तू जैसी काली और गंदी लड़की के साथ पढ़ना कोई भी पसंद नहीं करता है, तो स्कूल आकर सबका मन खराब कर देती है। अगर तुझे इतना ही शौक है तो घर रहकर पढ़ा कर, हमारे साथ यहाँ स्कूल में नहीं। ना तो ढंग से बाल झाड़ के आती है और ना ही तेरी शक्ल सुंदर है। भला तुझसे कोई बात करना भी पसंद नहीं करेगा, और रोज रोज हम लोग तुझसे ये सब बातें कहकर थक चुके हैं। क्या तुझे समझ नहीं आता है क्या? अपनी बहन रूही को देख, तेरी बहन कितनी सुंदर है और उसके बाल भी कितने सुंदर हैं, लेकिन तू तो अपने बालों में कंघी भी नहीं करती है। 100 साल हो गए हैं, लगता है जब से तेरी माँ मरी है तब से तूने कंघी ही नहीं करी है बालों में, ना ही तुझे बाल झाड़ने आते हैं। रूही, तुम इतनी सुंदर हो तो इस काली कलूटी के साथ क्यों रहती हो? क्या तुम्हें भी अपनी बेइज्जती कराने का बहुत शौक है क्या? नहीं, शौक तो इसे है, ये रोज मेरे साथ आ जाती है। मैं इसे कितना भी मना कर लूँ, ये मेरे साथ चल देती है। पता नहीं ये अपनी बेइज्जती भी करवाती है और मेरी भी। पता नहीं इसे कब अकल आएगी। माँ ने भी इसे स्कूल आने के लिए मना करा था, लेकिन फिर भी ये आ गई। तभी उनकी क्लास की टीचर आ जाती है। टीचर को देखकर सभी बच्चे अपनी सीट पर बैठ जाते हैं और सुनीता सबसे आगे वाली सीट पर बैठ जाती है। लेकिन यह देखकर टीचर बहुत गुस्सा हो जाती है कि सुनीता सबसे आगे वाले डेस्क पर बैठी है, और टीचर कहती है, सुनीता, तुम आज फिर से स्कूल आ गई? मैंने तुम्हें कल भी मना करा था, लेकिन तुम रोज रोज स्कूल आ जाती हो। अगर तुम्हें स्कूल आना है तो अपने बाल झाड़ कर आओ। ऐसे उलझे हुए बाल मुझे भी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और यहाँ के बच्चे तुमसे क्या सीखेंगे? अब जाओ, सबसे पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ जाओ, मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। उसके बाद सुनीता उदास होकर सबसे पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ जाती है और टीचर पढ़ाना शुरू करती है। टीचर सभी बच्चों से एक सवाल पूछती है, लेकिन कोई भी बच्चा उस सवाल का जवाब नहीं दे पाता है। लेकिन सुनीता उसका जवाब दे देती है, जिसे सुनकर टीचर कहती है, सुनीता, तुम
पढ़ने में बहुत अच्छी हो, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं है। अगर तुम अपने आप को साफ सफाई के साथ नहीं रखोगी तो तुम्हारे बाल कभी भी झाड़े हुए नहीं होते हैं, हमेशा उलझे हुए होते हैं। जैसे लगता है कि तुमने कभी भी अपने बालों में कंघी ही ना करी हो। और मुझे ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए तुम कल से साफ सफाई के साथ आना, नहीं तो मैं तुम्हें स्कूल से बाहर निकलवा दूंगी। आखिर हमारे स्कूल की भी तो एक रेपुटेशन है। अगर तुम जैसे बच्चे इस स्कूल में आने लगे तो इस स्कूल की क्या इज्जत रह जाएगी। अच्छा ठीक है, मैं कल तुम्हें देखूंगी। अगर तुम्हारे कल ये बाल सुलझ जाएंगे तो कल ही तुम स्कूल आना, वरना कल से स्कूल मत आना। यह कहकर टीचर वहाँ से चली जाती है और उसी वक्त बच्चों की भी स्कूल की छुट्टी हो जाती है। और सुनीता जब घर पहुँचती है तो अपने बाल कंघी से सुलझाने लगती है, लेकिन उसके बाल नहीं सुलझते हैं और वह रोने लगती है, क्योंकि उसके बाल कई सालों से ऐसे ही थे। उसके बाल कभी किसी ने सुलझाए ही नहीं थे, ना ही सरिता उस पर ध्यान देती थी, ना ही कोई और सुनीता के पास इतना टाइम नहीं होता था कि वह अपने बाल सुलझा सके। और जब वह आज अपने बाल सुलझा रही थी तो उसके बाल सुलझ ही नहीं रहे थे और वह रोने लग जाती है। मैं क्या करूं, मेरे बाल तो सुलझ ही नहीं रहे हैं। अगर ये मेरे बाल नहीं सुलझे आज तो कल मैं स्कूल भी नहीं जा पाऊंगी और मुझे स्कूल से भी निकाल दिया जाएगा। सुनीता यह सब कह ही रही होती है कि तभी वहाँ पर रूही आ जाती है और उसे देखकर हंसने लगती है और वह कहती है, अरे तेरे ये बाल नहीं सुलझने वाले हैं, ये कई सालों से ऐसे ही हैं, तो क्या ये सुलझ जाएंगे? मेरे बालों को देख, मैं इन्हें रोज सुलझाती हूँ, इसलिए मेरे बाल बहुत सुंदर और घने हैं। मैं इनमें रोज तेल लगाती हूँ और बहुत सारी चीजें इस्तेमाल करती हूँ। तेरे जैसे नहीं कि अपने बाल ऐसे ही छोड़ रखे हैं, कभी सुलझाए ही नहीं। इसमें मेरी क्या गलती है? मेरे पास तो इतना समय ही नहीं होता कि मैं अपने बाल सुलझा सकूं। और उसके बाद रूही वहाँ से चली जाती है। रूही अपने बालों पे बहुत सारे प्रोडक्ट यूज करती थी, इसलिए रूही के बाल बहुत सुंदर थे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। कुछ दिनों से रूही के बाल झड़ने लगते हैं, जिसे देखकर रूही परेशान हो जाती है और वह अपनी माँ के पास जाती है। माँ, मेरे बाल देखो कितने सारे झड़ रहे हैं, मुझे सब पता है। सुनीता ने ही मेरे बालों पर नजर लगाई है, आखिर उसके इतने गंदे बाल हैं, तो वह मेरे बालों को देखकर जलती रहती है और मेरे बालों पर उसने ऐसी नजर लगाई है कि मेरे बाल झड़ते ही जा रहे हैं और वह रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। मुझे उस पे बहुत गुस्सा आ रहा है। आप जल्दी से कुछ करिए, वरना मैं उसका खून कर दूंगी। मुझे वह बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसने मेरे इतने सुंदर बालों पर नजर लगाई है। क्या रूही बेटी, तू क्या सही कह रही है? मैं अभी उसको बताती हूँ। उसने मेरी इतनी सुंदर बेटी के बालों पर नजर लगाई है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। मैं अभी जाके उसे बताती हूँ। उसके बाद सरिता सुनीता के पास जाती है और सुनीता के बाल खींच कर उसे मारने लगती है। क्यों रे कलमुही, तूने मेरी बेटी के बालों पर नजर लगाई है, मैं तुझे आज छोड़ूंगी नहीं। तू मेरी बेटी के बालों पर कब से नजर लगा रही है और आज देख उसके बाल झड़ने लगे हैं। तो जैसी लड़की को अपने घर में रखना ही नहीं चाहिए, नहीं तो तू एक दिन मेरी बेटी को खा ही जाएगी। मेरी बेटी को गोरी से काली बना देगी। अब तू इस घर में नहीं रहेगी, चल निकल यहाँ से। लेकिन माँ, मैंने क्या किया है? मैंने रूही पर कोई भी नजर नहीं लगाई है। उनके बाल तो सुंदर है, उनके बालों की तारीफ तो हर कोई करता रहता है, तो मैंने ही क्यों नजर लगाई है? और भी तो कोई नजर लगा सकता है। अच्छा, अब तू मुझसे जवान लड़ा रही है। अब तू इस घर में से निकल जा, नहीं तो मैं तुझे यहीं जिंदा गाड़ दूंगी। चल निकल यहाँ से। सरिता सुनीता को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है। सुनीता सुबह से काम कर रही थी, जिसकी वजह से उसने कुछ भी सुबह से नहीं खाया था और वह घर से बाहर निकलने के बाद जगह जगह लोगों से खाना मांगने लगती है, लेकिन उसे कहीं भी खाने के लिए नहीं मिलता है। वह उदास होकर एक बेकरी की दुकान पर जाती है और सुनीता उस बेकरी के मालिक से कहती है, अंकल, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, क्या आप मुझे कुछ पेस्ट्री दे सकते हो? मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। अरे, मैंने तुम जैसे भिखारी कई सारे देखे हैं जो ये सब कहकर बहुत सारी चीजें मांगते रहते हैं। मैं तुम पर कैसे विश्वास कर लूं?
प्लीज अंकल मेरी बातों का विश्वास करें। मेरी माँ ने मुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया है और मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। अच्छा ठीक है, तुम और मुझसे झूठ मत बोलो। अच्छा ठीक है, तुम मुझसे और झूठ मत बोलो। मैं तुम लोगों के बारे में अच्छे से जानता हूँ। मुझे पता है तुम नौटंकी कर रही हो, इसलिए मैं तुम्हें इतनी महंगी पेस्ट्री तो नहीं दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें कुछ खाना दे सकता हूँ, वो भी बासी। तुम्हें चाहिए तो बोलो। हाँ हाँ क्यों नहीं, आपके पास जो भी है आप मुझे दे दो, मैं उतने में ही अपना पेट भर लूंगी। फिर वह उसको खाना दे देता है, जिसे लेकर सुनीता एक रोड के किनारे बैठकर खाने वाली होती है कि तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आती है और उससे कहती है, बेटी मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ, क्या मुझे ये खाना दे सकती हो? मैं कई लोगों से मदद मांग चुकी हूँ, लेकिन इस बूढ़ी औरत को किसी ने भी एक रोटी भी नहीं दी। अब मैं तुमसे यह उम्मीद कर रही हूँ कि तुम मुझे यह खाना दो, नहीं तो मैं आज मर जाऊंगी, क्योंकि मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ और मेरे अंदर इतनी जान नहीं बची है कि मैं कुछ दिन और जिंदा रह सकूं। लेकिन अम्मा ये खाना तो बासी है। बेटी कोई बात नहीं, मैं इतने दिनों से भूखी हूँ, मेरे लिए यही बहुत है। फिर सुनीता वह खाना उस बूढ़ी औरत को दे देती है। फिर वह बूढ़ी औरत वह खाना खा लेती है और वह बहुत खुश हो जाती है और वह सुनीता से कहती है, बेटी तुम्हारा दिल बिल्कुल साफ है, मुझे पता है कि तुम्हें भी भूख लगी थी, लेकिन फिर भी तुमने मुझे यह खाना दिया, इसलिए मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मुझे सब पता है कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद करने की ठान ली है और मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। उसके बाद वह बूढ़ी अम्मा सुनीता के सर पर हाथ फेरती है और सुनीता के सर पर सोने और चांदी के सुनहरे बाल आ जाते हैं और सुनीता गोरी भी हो जाती है। सुनीता बिल्कुल परियों की तरह दिखने लगती है। सुनीता अपने आप को देखकर हैरान हो जाती है और वह कहती है, अम्मा ये क्या, मैं तो इतनी सुंदर हो गई और मेरे बाल सोने और चांदी के हो गए हैं, मैं तो बहुत सुंदर लग रही हूँ। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि यह मैं हूँ। हाँ बेटी क्यों नहीं, ये तुम ही हो और तुम्हारे सर पर ये जो सोने और चांदी के बाल हैं, यह कोई आम बाल नहीं है, यह एक जादुई बाल है जिससे तुम जो भी कुछ मांगोगी वह तुम्हारी सारी इच्छा पूरी कर देंगे। यह कहकर बूढ़ी अम्मा वहाँ से चली जाती है और सुनीता अपने घर की ओर जाने लगती है कि तभी सुनीता को उस शहर का सबसे अमीर बिजनेसमैन का बेटा मोहन सुनीता को देख लेता है। मोहन जैसे ही सुनीता को देखता है वह सुनीता को पसंद कर लेता है और वह अपनी गाड़ी को रोककर सुनीता के पास जाता है और सुनीता से कहता है, अरे तुम कौन हो? तुम दिखने में बहुत सुंदर हो। आज से पहले मैंने तुम जैसी लड़की नहीं देखी है। तुम मुझे पहली बार में ही पसंद आ गई हो, इसलिए मैं तुमसे ही शादी करूँगा। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? सुनीता ने आज से पहले अपनी तारीफ कभी भी नहीं सुनी थी और आज अपनी तारीफ सुनकर वह बहुत खुश हो जाती है और वह भी मोहन को पसंद कर लेती है और वह मोहन से शादी करने के लिए हाँ कर देती है। मोहन और सुनीता की शादी बहुत धूमधाम से होती है और कई अखबारों में उनकी फोटो भी छपती है। सुनीता बहुत आराम से अपने घर में रहने लगती है, लेकिन उसे अपनी सौतेली माँ और बहन की बहुत याद आ रही होती है, इसलिए वह अपनी माँ से मिलने के लिए जाती है। जब वह अपने घर पहुँचती है तो सरिता उससे कहती है, अरे तुम कौन हो? तुम हमारे घर क्यों आई हो? तुम दिखने में तो एक परी लग रही हो और तुम्हारे बाल तो सोने चांदी के हैं। इससे पहले मैंने ऐसी लड़की तो इस दुनिया में नहीं देखी है। तभी रूही वहाँ पर आ जाती है। रूही सुनीता को देखकर हैरान हो जाती है और वह कहती है, अरे माँ यह तो उस बिजनेसमैन की बहू है जिनकी शादी हाल ही में हुई है। ये बहुत अमीर है, लेकिन ये हमारे घर क्यों आई है?
उन दोनों की बात सुनने के बाद सुनीता कहती है, माँ और रूही, मैं सुनीता हूँ, क्या तुम लोगों ने मुझे पहचाना नहीं? सुनीता की बात सुनकर रूही और सरिता हैरान रह जाते हैं और रूही कहती है, अरे तुम्हारी जिंदगी तो पूरी बदल गई, ये तुम्हारे साथ कैसे हुआ? उसके बाद सुनीता सारी बात बताती है। फिर सुनीता रूही से पूछती है, लेकिन रूही तुम्हारे बाल तो सारे झड़ चुके हैं और तुम गंजी हो चुकी हो, ये सब कैसे हुआ? मैंने अपने बालों को सुंदर बनाने के लिए कई सारे प्रोडक्ट यूज करे और मैं आज गंजी हो गई। अब मुझे पता चल रहा है कि तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार होता था और तुम्हें कैसा लगता था। सुनीता, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैं आज के बाद तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। यह सुनकर सुनीता कहती है, रूही तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास है, मेरे लिए यही बहुत है। और बात रही तुम्हारे बाल झड़ने की, तो मैं अभी तुम्हारे पहले जैसे बाल कर दूंगी। और सुनीता अपने बालों से कहती है, हे सोने और चांदी के बाल, मेरी बहन रूही के बाल बिल्कुल पहले जैसे हो जाएं। सुनीता के यह कहते ही रूही के बाल बिल्कुल पहले जैसे हो जाते हैं। यह देखकर सरिता हैरान हो जाती है और उसे अपनी गलतियों का पछतावा भी होता है और रूही और सरिता अपनी गलतियों की माफी मांगते हैं और उसके बाद सुनीता से अच्छा व्यवहार करते हैं और तीनों मिलजुल करके भी रहने लगते हैं। कुएं के जादुई 3 रंग बिरंगे केक। सोनपुर गांव में पंकज अपनी पत्नी सुशीला और अपनी 3 बेटियों के साथ रहता था। उसकी बड़ी बेटी का नाम रुचि था और दूसरी का नाम खुशबू और तीसरी का नाम मेघा। सुशीला घर पर ही छोटे छोटे केक बनाया करती थी और पंकज उन सभी केकों को बहुत से गांवों में घूम घूम कर बेचा किया करता था। ऐसे ही उनका घर चल रहा था। सुशीला अकेले ही घर का सारा काम करती और शाम के समय केक की तैयारियों में लग जाती। उसकी बड़ी बेटी रुचि सुशीला के कामों में मदद करवा दिया करती थी। रुचि बहुत दिनों से सुशीला के कामों में मदद करवाती थी, जिस वजह से अब रुचि को भी केक बनाने आ गए थे। कभी कभार वो भी केक बना दिया करती थी। वो बिल्कुल अपनी माँ की तरह स्वादिष्ट केक बनाती थी। ऐसे ही एक दिन रुचि ने बहुत स्वादिष्ट केक बनाए तो उसकी माँ सुशीला ने कहा, बेटी सुशीला, तुमने तो मुझसे भी अच्छे केक बनाए हैं। आखिर तुम केक बनाना सीख ही गई। हाँ माँ, आपने जो मुझे सिखाया है। आप कितना अच्छा केक बनाती हो, मैंने आपसे ही तो सीखा है। बेटी, कल हमें अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। कल हमारी देखना बहुत अच्छी बिक्री होगी। कल जो भी पैसे मिलेंगे मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए मंगा दूंगी, जो तुम कहोगी। और अगले दिन उन सभी केकों को लेकर गांव में बेचने जाता है कि अचानक से बारिश शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से पंकज के सभी केक खराब हो जाते हैं और उसका उस दिन एक भी केक नहीं बिकता है। और पंकज की भीगने की वजह से थोड़ी तबीयत खराब हो जाती है और वह उदास होकर घर की ओर जाने लगता है और वह कहता है, आज तो मेरे एक भी केक नहीं बिके। आज तो ऐसी बारिश हुई कि मेरी तबीयत भी थोड़ी खराब लगने लगी है। पता नहीं आज मेरे घर पर क्या हाल होगा। आज तो एक भी कमाई नहीं हुई है। आज मेरे बीवी बच्चे क्या खाएंगे। भगवान भी हमें पता नहीं कैसे कैसे दिन दिखा रहा है। यह सब सोचते हुए पंकज अपने घर पहुंच जाता है। पंकज को उदास देखकर सुशीला पंकज से पूछती है, अरे आप इतने दुखी क्यों हो? क्या कुछ हुआ है क्या? अरे मैं क्या बात बताऊं, आज इस बारिश की वजह से एक भी केक नहीं बिके और ऊपर से सारे खराब भी हो गए हैं। अब तुम ही बताओ, मैं दुखी नहीं रहूंगा तो क्या खुश रहूंगा? अरे आप ये क्या कह रहे हैं? आज तो खाने के लिए घर में एक भी सामान नहीं है। मैंने सोचा था आज केक बहुत अच्छे बने हैं तो अच्छी कमाई होगी, तो हम कुछ खाने के लिए मंगा लेंगे।
लेकिन लगता है आज सभी बच्चों को भूखा ही सोना पड़ेगा। पता नहीं कैसे दिन आ गए हैं। नहीं सुशीला, तुम बच्चों को खाली पेट मत सुलाओ। तुमने जो केक बनाए हैं कल के लिए, वो कुछ बच्चों को भी खिला दो। बच्चों को भूखे मत सुलाओ। अरे हाँ, तुम सही कह रहे हो। मैं भी बच्चों को केक खिला देती हूँ और उन्हें सुला देती हूँ। अच्छा, तुम मेरी बात सुनो। कल से मैं भी तुम्हारे साथ केक बेचने जाया करूँगी। तुम दूसरे गांव में जाना और मैं दूसरे गांव में। शायद कुछ हमारी अच्छी कमाई हो जाए, जिससे हम अपने बच्चों को कुछ खाना तो खिला सकेंगे। नहीं सुशीला, तुम वैसे भी घर का बहुत सारा काम करती हो, तो तुम थक जाओगी। तुम बाहर मत जाओ। तुम मेरे साथ नहीं जा सकती हो। अरे आप बात को नहीं समझते हो। अगर मैं जाऊंगी तो क्या हो गया, कम से कम कुछ अच्छी कमाई तो हो जाएगी। ठीक है सुशीला, जैसी तुम्हारी मर्जी। कल से तुम भी मेरे साथ चलना और बाकी सब रुचि संभाल लेगी अपनी दोनों छोटी बहनों को। और उसके बाद सुशीला ऐसा ही करती है। अपने बच्चों को कुछ केक खिलाकर उन्हें सुला देती है। और अगले दिन सुशीला पंकज के साथ उन केक को लेकर दूसरे गांव में चली जाती है। और पंकज दूसरे गांव में इनसे उनकी कुछ अच्छी कमाई हो जाती है और वह अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा भोजन ले जाते हैं, जिन्हें देखकर रुचि कहती है, माँ लगता है आज आपकी कुछ अच्छी कमाई हुई है, इसलिए आप कुछ अच्छा खाने के लिए लाई हो। कि तभी खुशबू भी कहती है, हाँ माँ, कितने दिन हो गए हैं बाहर का खाना खाए हुए। हम कितने दिन से केक खाए जा रहे थे। हमारा तो मन ही भर गया है। आज हमें कुछ अच्छा खाने को मिला है। और उसके बाद वह सभी मिलजुल कर वह खाना खाते हैं। ऐसे ही उन्हें कुछ दिनों तक बहुत अच्छी कमाई हो जाती है, जिस वजह से सुशीला और पंकज बहुत खुश होते हैं। एक दिन वह सुबह सवेरे केक बेचने दोनों निकल जाते हैं। उस दिन बहुत तेज आंधी और बारिश आती है, जिसकी वजह से पंकज के ऊपर एक बिजली का खंभा गिर जाता है और उसी वक्त उसकी मौत हो जाती है। और जब यह बात सुशीला को पता चलती है तो उसको उसी वक्त हार्ट अटैक आ जाता है और उसकी भी उसी वक्त मौत हो जाती है। यह सब देखकर तीनों बहनें बहुत दुखी हो जाती है, लेकिन रुचि अपने आप को संभालती है और अपनी दोनों छोटी बहनों से कहती है, मेरी प्यारी बहनों, तुम दोनों मत रो। मुझे पता है कि हमारे माता पिता हमें अकेले ही छोड़कर चले गए हैं। अब हम तीनों ही एक दूसरे का सहारा हैं। अब मैं अकेले ही तुम्हारा ध्यान रखूंगी। तुम उसकी चिंता मत करो। मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। मैं तुम्हारा माँ जैसा ही ख्याल रखूंगी। कि तभी खुशबू कहती है, लेकिन दीदी, माँ और पिताजी तो चले गए। अब आप हमें कैसे खिला पाएंगी और हमारा घर अब कैसे चलेगा? हम लोग तो अभी बहुत छोटे हैं। हमें तो कोई काम भी नहीं आता है। नहीं खुशबू, ऐसी बात नहीं है। माँ ने मुझे केक बनाना सिखाया है। मैं केक को बनाऊंगी और माँ की तरह ही गांव-गांव ले जाकर बेचा करूंगी। उसके बाद रुचि ऐसा ही करती है। वह केक बनाती है और गांव-गांव ले जाकर बेचने लगती है, लेकिन उसकी पहले दिन बिल्कुल भी कमाई नहीं होती है। उसका एक भी केक नहीं बिकता है और वह उदास होकर घर पहुंचती है। तब खुशबू कहती है, दीदी, आपके बनाए हुए केक तो किसी ने भी नहीं खरीदे। लगता है अब हमें तीनों बहनों को भूखे ही सोना पड़ेगा। पता नहीं हमारी कैसी जिंदगी होगी। खुशबू, तो चिंता मत कर, मैं कल फिर से कोशिश करूंगी। शायद कुछ बिक जाए। आज हम तीनों यही केक खा लेते हैं और इन्हें खाकर सो जाते हैं। और फिर तीनों बहनें ऐसे ही करती हैं। वह तीनों केक खाकर सो जाती हैं। और अगले दिन सुबह सवेरे रुचि उठकर केक को लेकर उन्हें बेचने चली जाती है। उसकी उस दिन भी कुछ कमाई नहीं होती है और वह उदास होकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और रोने लगती है। मेरे केक की तो आज भी एक भी बिक्री नहीं हुई है। अब मैं अपनी दोनों बहनों को क्या खिलाऊंगी?
भला मेरी कैसी जिंदगी हो गई है। अब तो हमें एक रोटी के लिए भी मोहताज होना पड़ रहा है। हमारे माता पिता तो हमें पहले ही छोड़कर चले जा चुके हैं और मैं इतनी मुश्किल से अपने आप को संभाल कर ये सारा काम कर रही हूँ। फिर भी ये भगवान मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। क्या इन्हें हमारा कोई दुख दर्द नहीं दिखाई देता है? हम जैसे अनाथ बच्चों का कोई भी नहीं है इस दुनिया में। लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत करी और मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन इसका क्या फायदा? यह कहकर रुचि वहाँ बैठकर रोने लगती है और जहाँ पर रुचि बैठी होती है उसके बगल में एक कुआं भी होता है। वह कुआं सारी बातें रुचि की सुन लेता है और उसकी बातें सुनकर कुएं को बहुत दया आती है और वह रुचि से कहता है, रुचि तुम दुखी मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। यह सुनकर रुचि डर जाती है और कहती है, अरे तुम कौन हो? तुम दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो? कहीं तुम कोई भूत तो नहीं? नहीं नहीं रुचि, मैं ये तुम्हारे बगल वाला कुआं हूँ। मैं कोई आम कुआं नहीं हूँ। मैं लोगों की मदद करता हूँ और मैं लोगों से बात भी कर सकता हूँ। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है। मुझे पता है तुम बहुत बड़ी मुसीबत में हो। तुम्हारा दिल बिल्कुल साफ है। तुम अपनी बहनों का कितना अच्छा ख्याल रखना चाहती हो, लेकिन तुम अपनी हालातों से मजबूर हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। लेकिन तुम तो एक कुएं हो, तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो? तुम रहने दो। तुमने मेरी तकलीफ को समझा और मुझे भरोसा दिलाया, इसके लिए तुम्हारा धन्यवाद। नहीं नहीं रुचि, तुम ऐसे मत बोलो। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। मैं कोई आम कुआं नहीं हूँ कि जिसके अंदर से सिर्फ पानी निकलेगा। इस कुएं से तुम्हारी जरूरत और तुम्हारी मदद करने के लिए बहुत सारी चीजें निकल सकती हैं और मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हें 3 केक देना चाहता हूँ। मुझे ये भी पता चल गया है कि तुम्हारी छोटी बहन का जन्मदिन आने वाला है, इसलिए मैं तुम्हें यह केक देना चाहता हूँ, जिसकी मदद से तुम अपने बहनों की जिंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ भर दोगी। ये लो, ये 3 सोने के केक। उसके बाद कुएं में से 3 सोने के चमकते हुए केक निकलते हैं, जिन्हें देखकर रुचि बहुत खुश हो जाती है और फिर वह कुआं कहता है, रुचि यह कोई आम केक नहीं है, यह बिल्कुल जादुई केक है, जिसकी मदद से तुम अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकती हो और अपनी बहनों को खुश भी कर सकती हो। इन केक से तुम जो भी कुछ मांगोगी वह सभी चीजें तुम्हें आराम से मिल जाएंगी। यह सुनकर रुचि बहुत खुश हो जाती है और उन तीनों केक को लेकर अपने घर पहुंच जाती है। वह जैसे ही अपने घर पहुंचती है तब मेघा कहती है, दीदी आपको पता है कल मेरा बर्थडे है, तो आप मेरे लिए बड़ा सा केक बना देना और मेरी बर्थडे पार्टी भी रखना। कि तभी खुशबू कहती है, दीदी आप ये 3 केक कहाँ से लाई हो? यह केक तो दिखने में बहुत सुंदर लग रहे हैं। क्या आप मेघा के बर्थडे के लिए अभी से केक लेकर आ गई? लेकिन ये केक तो बहुत महंगे हैं और लगता है आज आपके केक भी नहीं बिके हैं। तो आप यह केक कैसे लाई हो? आपके पास पैसे कहाँ से आए? अपनी दोनों बहनों की बातें सुनकर रुचि खुश हो जाती है और हंसते हुए कहती है, अरे मेरी प्यारी बहनों, तुम इतने सवाल मुझसे क्यों कर रही हो? तुम रुको तो सही, मैं तुम्हें सारी बात बताती हूँ। उसके बाद रुचि सारी बात अपनी दोनों बहनों को बताती है, जिसे सुनकर उसकी दोनों बहनें खुश हो जाती है। फिर रुचि उन तीनों केकों से कहती है, मेरे प्यारे केक, मुझे एक अच्छा सा घर दो जिसमें खाने पीने की सारी सुख सुविधाएं हो और मेरी बहनों को कोई भी चिंता ना हो। रुचि के यह कहते ही उसका घर एक बहुत बड़े आलीशान घर में बदल जाता है, जिसमें बहुत सारे खाने की चीजें और सुख सुविधाएं होती हैं, जिसे देखकर तीनों बहनें खुश हो जाती हैं। और अगले दिन मेघा का भी बर्थडे आ जाता है और रुचि उन तीनों केक की मदद से अपनी बहन मेघा का बर्थडे बहुत धूमधाम से मनाती है। और उसके बाद वह कहती है, मुझे पता है हम जैसे कई अनाथ बच्चे हैं जिन्हें कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है,
लेकिन आज से मैं उन सभी अनाथ बच्चों की मदद करूंगी और उनको भी एक अच्छा जीवन देने की कोशिश करूंगी। यह बात सुनकर दोनों बहनें खुश हो जाती हैं और तीनों बहनें मिलकर उनके की मदद से अपने जैसे कई अनाथ बच्चों की मदद करती है और तीनों बहनें खुशी खुशी मिलजुल कर रहने लगती हैं।